नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं एक कहानी रसूल मिस्त्री, जिसे लिखा है हिंदी के महान आंचलिक उपन्यासकार और लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने। सुनिए कहानी रसूल मिस्त्री। बहुत कम अरसे में ही इस छोटे से गंवारू शहर में काफी परिवर्तन हो गए, आशा से अधिक और शायद आवश्यकता से भी अधिक। स्कूल और हॉस्टल की भव्य इमारत को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आज से महज 8 साल पहले अधिकांश क्लास पीपल के नीचे लगते थे। बरसात की रात में हॉस्टल के छात्र टूट टाट घर टपकत खटियो टूट की पुनरावृत्ति करते थे। शहर भर का कूड़ा जिस स्थान पर फेंका जाता था वही आज विशाल टाउन हॉल है, क्लब है, पुस्तकालय है। गफूर मियां का चमड़े का गोदाम तस्वीर महल हो गया है। कभी उस गली से गुजरने के समय भगिया मेहतरानी भी होठ सिकोड़कर नाक पर आंचल डाल लेती थी, और आज तो स्वच्छता और पवित्रता की पुतली मिस छाया भी उस गली में मन ही मन गुनगुनाने की चेष्टा करती है कि हमको है प्यारी हमारी गलियां। खलीफा फरीद की फटफटाने वाली फटीचर सिंगर मशीन और उनकी कैंची के काट छाट के दिन लद गए हैं। मॉडर्न कटफिट के लत्तू मास्टर का जमाना है। रेस्तरां और टी स्टॉलों की संख्या तो शाक भाजी की दुकानों से भी बढ़ गई है। युद्ध और महंगी के बावजूद नई नई स्कीमें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। शहर का पूरा काया पलट हो गया है। लेकिन सदर रोड में उस पुराने बरगद के बगल में रसूल मिस्त्री की मरम्मत की दुकान को तो जैसे जमाने की हवा लगी ही नहीं। कोई परिवर्तन नहीं, कोई नवीनता नहीं। फटी हुई दरी पर बैठकर मरम्मत के काम में मग्न रसूल और उसका बेटा रहीम, दोनों के बैठने की जगह भी बदली नहीं। आसपास में मरम्मत के लिए आई हुई चीजें, साइकिल के पुराने चक्के, ट्यूब, सीट, पैडल, चेन, हैंडल, ब्रेक, पेट्रोमैक्स, स्टोव, हारमोनियम, ग्रामोफोन, सब कुछ। इर्द गिर्द बिखरे हुए औजार, छोटे बड़े पेच। एक काठ के पुराने बकस में प्रायः सभी चीजों के पुराने पुर्जे, रेंच, रेती, छेनी, हथौड़ी, पेचकश, टूटे स्प्रिंग। पास में ही एक छोटी सी पुरानी अलमारी में पुराने और नए डिजाइनों के छोटे बड़े बिगड़े हुए टाइम पीस, डनलप ट्यूब के 2-3 खाली डब्बे, छोटी बड़ी कितनी ही चीजें, पर सब पुरानी और बिगड़ी हुई। अलमारी के ऊपर पुराने ग्रामोफोन का एक चौंगा औंधाया हुआ, दीवार पर डनलप और गुडियर तथा वाच कंपनियों के 34, 36 और 58 के पुराने कैलेंडर, मिसकज्जन की एक फटी हुई रंगीन तस्वीर, 2 दीवाल घड़ियां, एक बिना डायल की, दूसरी बिना पेंडुलम की। बिना पेंडुलम वाली घड़ी पता नहीं कितने दिनों से 3 बजा रही है। दूसरी अपने आंतरिक यंत्रों का प्रदर्शन कर रही है। उसकी स्प्रिंग के पास ही मकड़ी ने अपनी जाली लगा दी है। दूसरी ओर रहीम बैठा चुपचाप काम कर रहा है। टीन की कुर्सी पर बैठकर ग्राहक अपनी बिगड़ी हुई चीज को बनते देख रहा है। सामने के बरगद के तने पर, जहां रोज नई दुकानों के विज्ञापन, दवाइयों के पर्चे, नेशनल बार फाट के नारे, सिनेमा के इश्तहार चिपकाए रहते हैं, एक पुरानी टीन की तख्ती पर न जाने कितने वर्षों से लटक रही है, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रसूल मिस्त्री, यहां मरम्मत होता है। इस साइन बोर्ड पर बहुत दिनों से पढ़े लिखे लोगों ने, मंडली ने टीका टिप्पणी की है, व्यंग्य कसे हैं। रसूल के सामने संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं, पर आज भी वो तख्ती उसी तरह लटक रही है। हाँ, किसी शैतान लड़के ने खल्ली से उस पर लिख दिया था, यहां आदमी की भी मरम्मत होती है, तो उसे भी मिटाने की आवश्यकता शायद नहीं समझी गई। रसूल मिस्त्री, मझोला कद, कारीगरों जैसी काया और नुकीले चेहरे पर मुट्ठी भर गंगा जमनी दाढ़ी। 60 वर्ष की लंबी उम्र का कोई भी विशेष लक्षण शरीर पर प्रकट नहीं हुआ। फुर्ती चुस्ती जवानों से बढ़कर सादगी का पुतला, मोटिया कपड़े की एक लुंगी और कमीज, पान, चाय और बीड़ी का भक्त। कभी हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठना वो जानता ही नहीं।
गप्पी भी नंबर 1 का, पर कभी अपनी जिम्मेदारी को भूलने वाला नहीं। काम के साथ ही साथ वो बातचीत का सिलसिला भी जारी रख सकता है। ठक ठुक 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 ठुक, जो समझे न जी, दोजख बहिश्त, सरक टरक, सब यही है, यही। अच्छे और बुरे का नतीजा तो यही मिल जाता है। रामचंद्र बाबू को देखो ना। अरे रहीम, जरा पेशकश फेंकना तो। रामचंद्र बाबू, अरे भाई छोटा वाला रह गए तुम पूरे भौक, तुम इससे भला। हाँ यही रहीम, रसूल मिस्त्री का एकमात्र पुत्र, सांवला सा हट्टा कट्टा जवान, परम पितृभक्त और आवश्यकता से अधिक नग्न। बाप की मौजूदगी में कभी उसे मुंह खोलकर बोलते नहीं देखा गया। जहां 2-4 आदमी काम लेकर आए कि उसकी सहिष्णुता की परीक्षा आरंभ हो जाती है। छोटी सी गलती पर भी रसूल मियां पिनक उठते हैं। दिन भर काम में जुटे रहने पर भी आलसी, कामचोर, लापरवाह और कभी कभी आवारे की उपाधि भी उसे मिल जाती है। रसूल मियां बकते रहते और वो शांत होकर चीज वाले को समझाता रहता, इसका स्प्रिंग टूट गया है और होल्डिंग नट। बस रसूल मियां इसमें भी अपनी टांग अड़ा देते हैं, देखें कहां क्या हुआ है। अरे वाह रे लड़के, सिर्फ स्प्रिंग टूटा है, अच्छा ले हम नया स्प्रिंग इस पर फिट कर देते हैं, होल्डिंग नट भी बदल देते हैं, मशीन चलाकर रिकॉर्ड बचा दे तो समझे तो हो गया पक्का मिस्त्री। अरे उलवा, बैलेंस कैसे ठीक होगा, बैलेंस। रहीम अपने होठों पर एक सलज्ज मुस्कान लाकर निगाहें नीची कर लेता। शहर से 2 मील पूरब एक छोटी सी बस्ती में मिस्त्री का घर है। मिस्त्री के पूर्वज कभी खुशहाल किसान थे, पर आज तो जायदाद के नाम पर 3 झोपड़ियां और मवेशियों में कुछ बकरियां और मुर्गियां रह गई हैं। आमद का यह हाल है कि जिस दिन दुकान बंद उस दिन खाना बंद और खर्च नवाबी। 300 दिन कबाब और कलिया, हलवे और सेवैया ही पकती हैं। बेटा और पुतहु तो कुछ करने से रह गई बुढ़िया, सो वो बेचारी अपनी जवानी के दिनों से ही काट कपट, कम खर्च और संचय के सभी तरीकों को आजमा कर हार गई है। रसूल मियां की उम्र खयामी फिलॉसफी के आगे उसकी कोई दलील न कभी टिकी न कभी उसकी कुछ सुनी गई, पर वो है कि बोलने से अब भी बाज नहीं आती। जैसे ही रहीम के हाथ में किसी चीज की पोटली देखती, पूछी तो लेटती, अरे पोटली में क्या हो रहीम? कलेजी है। रहीम भिनभिनाकर उत्तर देता, कितना है? शेर भर। क्या भाव दिया? अल्लाह, 2 रुपए शेर। अरे आग लगे ऐसी जीभ में, 2 रुपए शेर कलेजी। हम तो पूछे हैं तो से रहीम की तोरे अल्लाह अब्बा के अल्लाह कब अक्ल दी है? ओके सिर पर तो खैभूत सवार है, खैभूत। तेरे मुंह में अल्लाह ताला ने बोल ही ना दिया है। बुढ़िया बैठकर कलेजी के शौक को कोसती रहती। रहीम चुपचाप वहां से खिसक जाता। बुढ़िया के गोद में बैठा हुआ पोता कलेजी की पोटली की ओर बार बार झपटता और बुढ़िया उसको बार बार रोकती। हाय हाय, हमरे तो कुछ न सूझ है। घंटों वो बड़बड़ाती रहती, बाप बेटे दोनों की बुद्धि मारी गई है, जमाना देखकर नहीं चलते। खाने पीने के पीछे लोगों की जो दुर्गत हुई है, आंखों देखी घटना का उदाहरण दे देकर वो साबित करती कि ऐसे चटोर मरने के समय कफन के लिए कुछ नहीं छोड़ जाते। और वो अपनी किस्मत को ठोंकती रहती कि ठीक इसी मौके पर रसूल मियां आ पहुंचते। इससे पहले जवाब तलब करते कि कलेजी अब तक इस तरह क्यों पड़ी हुई है। बुढ़िया मुंह लटकाए चुप रहती। रसूल मियां अंदर जाकर मिर्जे खोल आते। वो सारे पर जमकर बैठ जाते। पोतहू गुड़गुड़ी दे जाती। 2 वर्ष का नटखट पोता करीम दादी की गोदी को छोड़कर दादा की गोद में आकर बैठ जाता और दादी की ओर उंगली दिखलाकर तोतली बोली में दादी की शिकायत करने लग जाता। खित खित बोलिया, खित खित। इनाम में लेमन जूस और बिस्कुट पाकर जोर जोर से पुकार पुकार कर दादी को चिढ़ाने लगता है। हे खित बुढ़िया, हे खित बुढ़िया। रसूल मियां गुड़गुड़ी में कस लगाते हुए गंभीर हो जाते। फिर पूछते, हम तोरे पूछ रहे हैं रहीम की अम्मा कि आखिर तेरी ये रोज रोज की खिट की आदत कब छूटेगी? जब देखो तब वही हाल, जब सुनो तब वही बात। आखिर हम पूछे हैं कि तुझे लाज शर्म? अरे चुप रहा, लाज शर्म की बात मत लाओ लग। बुढ़िया तड़क उठती। चुप करने वाले की ऐसी तैसी। रसूल मियां भी गर्म पड़ जाते। हम तो 100 बार नहीं 1000 बार कहेंगे कि तुझे लाज शर्म जरा भी नहीं। सब धोकर पी गई है। तेरा बस चले तो सबको फाका करा के छोड़े।
शौक से भी कोई चीज लाओ तो बिना खिटखिट किए चैन नहीं। खिट खिट बुढ़िया। करीम बिस्कुट खाते खाते किलकारी भरकर बोल उठता। बेचारी बुढ़िया रो देती। अल्लाह ताला उसे उठा ले। अब कौन सा दिन देखने के लिए वो जी रही है? वो कौन इस घर की है? वो क्यों बोले? नेकी की बात करने से वो बेहया हुई, बेशरम हुई। पोतहू कलेजी की पोटली लेकर उसे काटने लग जाती। रहीम अपनी कोठरी से निकलकर बाहर चल देता। बुढ़िया बैठी सी सकती रहती। अरे रसूल का कहाँ है घर में? बाहर से कोई आवाज देता। कौन है? फकरुद्दीन। अरे अंदर आओ, क्या बात है? रसूल मियाँ गुड़गुड़ी की नली मुंह से हटाते हुए जवाब देते। अरे काका, रशीद को दिन से ही पेट मुंह दोनों चले हैं, दवा तो सुनवाइए नहीं करे है, देह भी ठंडा हो। अरे तो दिन से कान में तेल डालकर सोया काहे था? रसूल मियाँ बीच में ही बात काटकर उठ खड़े होते। चलो देखें, कुछ नहीं होगा, खट्टा मीठा खाई है, ठीक हो जाएगी, कहकर वो अंदर चले जाते। इस महिला कैसा है रे फकरू? बुढ़िया पूछती। तोरे दुआ से सब अच्छा है काकी, तू तो अब आती भी नहीं कभी। इस महिला की माँ कहे कि काकी नाराज है। पगला, नाराज काहे हो बे? करीमा के मारे फुर्सत मिले तब तो। रसूल मियाँ जेब में छोटी बड़ी शीशियां हूस कर निकल पड़ते। चल। बुढ़िया ही अपने बोलती, जरा ठिकाने से देखिए, जहां दवा नहीं रहे शहर से मंगा है। दादा के चले जाने के बाद करीम मियाँ धीरे धीरे दादी के पास आकर बैठ जाते और बेमतलब की हंसी हंसकर संधि का प्रस्ताव करने लग जाते। यदि दादी अर्धभुक्त बिस्कुट लेकर संधि कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। चल हट शैतान, जा अपने दादा के पास, बड़ा आया है वहां से बिस्कुट देकर फुसलाने, हम तो खिटखिट बुढ़िया है, कहकर वो रूठी सी रहती। पर मियाँ करीम अच्छी तरह जानते हैं कि इन मौकों पर क्या करना चाहिए। जबरदस्ती गोदी में बैठकर अनुपस्थित दादा की शिकायत करने लग जाते। दादा चटोर, दादा फक्कड़, दादा चटोर। दादी की होठों में छिपी मुस्कान को वो लक्ष्य कर लेता और अजीब भाषा में हंस बोलकर दादी को रिझाने लग जाता, जिसका अर्थ हो सकता है कि दादा के साथ तो क्षणिक संधि सिर्फ बिस्कुट के लिए हुई थी। देखो कैसे दादा से ठग कर बिस्कुट ले लिया, और इसी को कहते हैं राजनीतिक दांवपेच। कलेजी काटते काटते अम्मी आंख दिखाकर कहती, अच्छा आवे हैं तोरे दादा, सब ठग बनी तोरे आज बाहर कर खावे हैं। करीम मियाँ भला अम्मी की बात को कैसे बर्दाश्त करें? अम्मी तो घर भर में सबसे कमजोर और हेय प्राणी है। करीम मियाँ ने न उसकी कभी खुशामद की है न करेगा, और उसकी ये हिमाकत की धमकी दे। थोड़ी देर गंभीर होकर चुप रहने के बाद मुस्कुराती हुई अम्मी को आप डांट देते, चुप फुहड़। आए दे दादा को, अम्मी फिर धमकी देती है। इस बार करीम मियाँ पाजामे से बाहर हो जाते, दादी की गोद से उठकर खड़े होते और आसपास प्रहार करने योग्य किसी वस्तु की तलाश करने लग जाते। मोटी लाठी को उठाने में असफल होकर खाली हाथ ही अम्मी पर धावा बोल देते, बाल पकड़कर घसीटने लग जाते। अम्मी चिल्ला उठती, छोड़ शैतान छोड़, नहीं कहूंगी दादा से, छोड़। दादी हंसती हुई आकर उसे पकड़ लाती। करीम मियाँ अपनी भाषा में धमकी देते, फक्कड़ दादा को, अब्बा को और तुमको मारकर घर से निकाल दूंगा। अगर अम्मी मुंह चढ़ा देती तो मैदान जंग में उतरने का उपक्रम करने लग जाते, पर दादी रोक देती। सिर्फ दांत कटकटाकर बलबलाकर छोड़ बैठ जाते। दादी और अम्मी इस संकेत को समझती हैं। बुढ़िया कहती, आज दूध पिए के वक्त तो रे रुला के छोड़ेगा, याद रखियो। करीम ने इधर कुछ दिनों से नया तरीका निकाला है। दूध पीने के समय पर वह रह रहकर इसका प्रयोग करता है। अम्मी चीख उठती, अम्मा रे, और अपनी सफलता पर, अम्मी की चीख पर करीम खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रसोई घर में पोतोहू कलेजी पकाती रहती। बुढ़िया पुकार कर कहती है, देखना ज्यादा कड़ा मत कर देना, नहीं तो खाने के समय तूफान खड़ा कर देगा। 2-3 बार बाहर से नमक मिर्च मसाले के संबंध में चेतावनी देने के बाद वो खुद रसोई में पहुंच जाती। पोतोहू की गोदी में करीम को देती हुई बोलती, जा बच्चा जा, मैं देखूं सालन। पोतोहू मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर हो जाती। गांव में चक्कर लगाकर रहीम अपनी कोठरी में वापस आ जाता। स्वामी, स्त्री और बेटा तीनों जने मिलकर पुराने जापानी ग्रामोफोन पर कमला झरिया का गीत सुनने में मशगूल हो जाते। अदा से आया करो पनघट पर, जब तक रहे जिगर में दम। रसूल मियाँ जब लौटते तो हाथ में बसंती ताड़ी की लबनी रहती। आंगन में दस्तरखान बिछ जाता। ऊँघते हुए करीम मियाँ भी
बठलब्बे, रिकाबी, बधना और गिलास घसीट घसीट कर दादा के पास ले जाते। तीनों जने मिलकर तृप्तिपूर्वक रोटी कलेजी खाते रहते। बीच बीच में ताड़ी का दौर चलता रहता। बुढ़िया पास में बैठकर परोसती रहती। वाह, सालन तो बहुत खूब बना है। सुनते ही बुढ़िया निहाल हो जाती। करीब मियाँ भी एक आध घूंट पीकर झूमने लगते। लबनी में बची हुई ताड़ी बुढ़िया को सुपुर्द करते हुए रसूल मियाँ फरमाते, एक गिलास हुई है, बहू को दे दे। आजकल तो एकदम चमगुदड़ी हो गई है। एक गिलास रोज पी ले तो देह लौटाए। ताड़ी है, ठट्ठा नहीं है। अरे हाँ, तूने कभी पी ही नहीं तो जानोगी क्या। कुछ देर बाद ही झोपड़ियों में नींद का साम्राज्य छा जाता। कभी कभी रसूल मियाँ को रात में भी उठकर कॉल में जाना पड़ता था और सारी रात रोगी के पास बैठकर बितानी पड़ती थी। सुबह चुपचाप नाश्ते के बाद ही रसूल मियाँ शहर को लौट पड़ते। दोपहर का खाना रहीम लेकर आएगा। घर से चलने को तो वो चल देते ठीक समय पर, लेकिन खाना लेकर रहीम उनसे अक्सर पहले ही पहुंचता। घर से निकलते ही गांव भर के शादी विवाह, झगड़े, पंचायत, रोग शोक, दवा दारू के संबंध में सलाह देते लेते 12 बज जाते। गांव से बाहर होकर खेतों में काम करते हुए लोगों से खेती बाड़ी के संबंध में दो बातें नहीं करें, यह भला कैसे हो सकता है। अरे महंगू, तेरा मीला वाला बाछा कहाँ है? क्या कहे मामा, आज 2 दिन से न घास खाता है न पानी पीता है। भगवान जाने क्या हो गया है। बस रसूल मियाँ लौट पड़ते। बाछा को देखकर रोग तजबीज कर जड़ी बूटी बतला देते। सिर्फ इतना ही नहीं, किसके बगीचे में किस पेड़ के पास वो जड़ी मिलेगी ये भी बतला देते या खुद ला कर देते। दुकान पर पहुंचकर अपनी जगह पर बैठते बैठते अपने आप ही बोल उठते, ओह बड़ी देर हो गई। फिर रहीम के काम को कुछ मिनट गौर से देखकर कहते, ला इधर दे देखें, तब तक तुम भोला की घड़ी को देखो। तो टूटी कुर्सी पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कहीं पूछ दिया कि कौन भोला, तो काम के साथ ही भोला की जीवनी शुरू हो जाती। अजी वही भोला, कांग्रेसी भोला है मालूम, जेल में ही बीए पास कर लिया। क्या खूब लड़का है भोला भी। ये देखिए, आपकी घड़ी का हियर स्प्रिंग इतना कमजोर है कि क्या कहा जाए। इसलिए कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, मगर भोला है अपनी धुन का पक्का। वैसे तो बहुत लड़कों को देखा है, लेकिन सुनने वाला अपरिचित भोला के लंबी चौड़ी दास्तान की भूमिका से सुनकर धीरज खो बैठता। भाई किस भोला की इतनी तारीफ किए जा रहे हो? अरे वही लंबा लंबा बाल वाला? अरे साहब नहीं, बात काटकर रसूल मियां कहते, लंबे बालों वाला तो अवनिंदर है, अवनिंदर। वो भी भोला का ही साथी है। वो भी एक अजीब लड़का है, कविस्स है मालूम, कविता लिखने में उस्ताद है। वो जैसा सीधा लड़का है, देखने से मालूम होता है कि आवारा है, मगर ये रसूल काका चलुआ देखुआ तो। युवती ग्वालिन सुबकती हुई आकर खड़ी हो जाती। देखुआ तू भला रसूल काका दूध के बर्तन फोड़ देलन, हाथ पकड़ के लक्को झक्को। अरे कौन कौन? सतीश बाबू के बेटा। सतीश बाबू से नहीं कहा? सतीश बाबू उल्टे हमरे मारे दौड़लन, बोले भाग हरामजादी। रसूल मियाँ की त्योरियां चढ़ जाती, काम छोड़कर बड़बड़ाने लगते। जितना अमीर है सब एक नंबर का चुट्टा है, चुट्टा। जाओ तुम जरा सौदागर सिंह को बुला ला रहे थे। सुदमिया ग्वालिन आंसू पोंछती चली जाती, पर रसूल मियाँ की बड़बड़ाहट जारी रहती। बड़ा रुपया का गर्मी हो गया है, औरत की इज्जत पर हाथ उठावेगा, शैतान कहेगा। अरे मिस्त्री, इन छोकरियों को कम मत समझो, एक ही खेली खिलाई होती है। भला ऐसी जवान लड़की को शहर में दूध बेचने के लिए आने की क्या जरूरत? अरे चुप रहिए साहब, ये लड़की मेरी बेटी दाखिल है। गांव की लड़कियां बड़ी सीधी होती हैं, समझे, आपके शहर की तरह नहीं होती। मैं पूछता हूं, दूध की आमदनी से जहां पेट चलता हो, घर में इस लड़की को छोड़कर सब बीमार हों, तो डॉक्टर को बुलाने, दूध बेचने जवान लड़की नहीं आवे तो कौन आएगा? बतलाइए। और भले आदमी का यही धर्म है कि दूसरे की बहू बेटी को मुसीबत में देखकर उस पर जुल्म करे। सुदमिया आकर कहती, सौदागर काका घर पर नहीं है। रसूल मियाँ सुदमिया के साथ अकेले ही चल पड़ते। बेला कहलने के बाद कहीं वे वापस आते और बड़बड़ाते हुए दुकान में प्रवेश करते। बच्चू चले एक दिन देहात,
सरेआम सड़क पर नहीं पिटवा दिया तो रसूल नाम नहीं। फिर दुकान के कोने में बैठी कुजड़िनों से पूछते कि अब्दुल की माँ आज बड़ा सवेरे हो गया। बस कुंजड़िनों की टोली टूट पड़ती, कब से बैठे हैं, जरा हिसाब कर दे बुढ़वा। ठहरो ठहरो, एक एक करके। हाँ तो तोरे कितना करेरा रहा हमीदन? 13 से। क्या भाव बेची? 4 आने। हाँ तो 13 चौका 52, 52 आना के 3.25 रुपया। देखे पैसा? चलो हाँ ठीक है। तुम्हारा परवल कितना था? ए साहब उधर रहीम को दिखलाइए, अभी हमको फुर्सत नहीं है, देखते नहीं है। हिसाब किताब करते खरे खोटे पैसों की जांच करते शाम हो जाती। रहीम काम बंद कर चलने की तैयारी करता। अरे इन लोगों को साथ लेते जा रहीम, शाम हो गई ना, मैं जरा उधर से होता आऊंगा। कुंजड़िनों की टोली के साथ रहीम चल पड़ता। धेनु शाह की दुकान पर पहुंचकर कुंजड़िने 2 पैसे की जलेबी और शक्करपाला लेने में ही घंटों की देर लगा देती और रहीम सड़क पर खड़ा चुपचाप सबों की प्रतीक्षा करता रहता। रसूल मिस्त्री के यहाँ मरम्मत की हुई चीज पक्की होती है। सब चाहते हैं कि रसूल मियाँ के यहाँ ही अपनी बिगड़ी चीजों को बनवाए, पर वो दुकान पर जमकर बैठता है कहाँ, और जब बैठता भी है तो अधूरा काम बेटे के सिर पर पटक कर कहीं चल देता है। यही लोगों की शिकायत है। वह जरा खरा आदमी है, साफ साफ बात करना जानता है, इसलिए ग्राहक कम आते हैं। वो छोकरा रघु पहले मियाँ के यहाँ ही नौकर था, आजकल मरम्मत की दुकानों खोलकर मालामाल हो गया है। पर रसूल मियाँ की दुकान जैसी थी, दुनिया जैसी थी, आज भी वैसी ही है। आज से 10-11 वर्ष पहले की बात है। मैं स्टोव मरम्मत कराने रसूल के यहाँ पहुंचा। स्टोव खोलकर वो देख ही रहा था कि एक अधेड़ देहाती ने आकर भर्राए स्वर में कहा, गहना तो नहीं छोड़ता है, कहता है सूद लाओ। सुनते ही रसूल मियाँ काम छोड़कर उठ खड़े हुए। मैंने टोका, फिर स्टोव? कल होगा। मैं तो स्टोव ले जाता हूं, मैंने जरा चिढ़कर कहा। अरे ले जाओ जी, रसूल ने कड़क कर जवाब दिया। यहाँ किसी की इज्जत पर पड़ी है और किसी को काम की सूझी है। बेचारे की बेटी का आज रात में गौना है, गहना बंधक पड़ा है, महाजन छोड़ता नहीं है। मैंने अपना स्टोव लेकर मन ही मन प्रतिज्ञा की और वापस हुआ कि कभी इसकी दुकान में नहीं जाऊंगा और ना अपने दोस्तों को आने दूंगा। पर आज रसूल मियाँ को अच्छी तरह पहचान चुका हूं। बचपन की उस प्रतिज्ञा पर मुझे आज भी दुख है। साइकिल मरम्मत के लिए दी है, 15 दिनों से लौट रहा हूं। रसूल मियाँ से भेजी नहीं होती। रहीम कहता है कि उन्हीं से ठीक होगा। किसी दिन संयोग से भेंट भी होती है तो देखता हूं कि उनके जिम्मे साइकिल मरम्मत से भी जबरदस्त काम है। फटेहाल औरतों को कपड़ा दिलाना है, 7 दिन से लौट रही हैं। भीड़ में दम घुटवाकर कतार में खड़ी होकर भी खाली लौट आती हैं। किसी दिन सुनता हूं कि गांव में मलेरिया जोर से फैला हुआ है, कुनैन मिलता नहीं, इसलिए मिस्त्री कई जड़ी बूटियों को काढ़ा बनाकर आज गांव भर में बांट रहे हैं। रोज चुपचाप लौट आता हूं और रोज उस बरगद के तने पर लटकती तख्ती को पढ़ लेता हूं। रसूल मिस्त्री, यहां मरम्मत होता है। खल्ली से किसी शैतान लड़के ने जो लिख दिया है, यहां आदमी की भी मरम्मत होती है। उसका मन ही मन समर्थन करके भूल जाता हूं कि साइकिल के बिना मुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये कहानी रसूल मिस्त्री फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवारजनों को ये कहानी सुनाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, बच्चों, परिवार को ये कहानी सुनाएं और बताएं कि हिंदी साहित्य में ऐसी शानदार कहानियां लिखी गई हैं। ये आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की, चैनल है किस्सा कहानी। नमस्कार।